हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिक्स। तो कल मैंने जो एमपीपीएससी 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिज़ल्ट आया था उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला था फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए। और आज मैं ये तो सभी के लिए है, आज मैं बताऊंगी कि आपको जो एमपीपीएससी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं जिनका भी इंटरव्यू में नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है या फिर रोल नंबर शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो उन्हें जो अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे और परिशिष्टि में हमारे जो उपस्थिति पत्रक है, व्यक्तिगत विवरण है, अनुप्रमाणन है, घोषणा पत्र है, साथ ही जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके शासकीय सेवा में होने का भी वचन पत्र है, और साथ ही जो 87% और 13% वाले जो बच्चे हैं ओबीसी और जनरल वाले, तो उनके लिए जो अभिवचन पत्र भरना है वो कहाँ से मिलेगा। तो आप जब एमपीपीएससी की साइट ओपन करेंगे, जैसे ही आप एमपीपीएससी की साइट पे जाएंगे, आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड फॉर्मेट्स का। तो डाउनलोड फॉर्मेट्स का जैसे ही आपको वहाँ ऑप्शन दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे फॉर्म्स जो हैं लाइन से दिख जाएंगे, अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण, उपस्थिति पत्रक, घोषणा पत्र। तो जितने भी आपके जो फॉर्म हैं इसमें जो 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 आप एलिजिबल हैं, तो मेरे ख्याल से जो ऊपर के जो 4 होते हैं, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण, अनुप्रमाणन फॉर्म और घोषणा पत्र, ये सभी को भरना होता है। और अभिवचन पत्र जो है वो 13% और 87% वालों के लिए है। साथ ही जो शासकीय सेवा में होते हैं उनके लिए भी एक लेटर है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड करें और फिर वहाँ से फिल करके भरना शुरू करें। तो अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ, आज व्यक्तिगत विवरण हम भरेंगे कि व्यक्तिगत विवरण कैसे भरते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत विवरण का फॉर्मेट है और ये कुल 5 या 6 पेज का होता है। साथ ही इसमें आपने इसमें परिशिष्टि में आपने देखा होगा कि जो हमारा व्यक्तिगत विवरण है उसकी एक मूल प्रति चाहिए और साथ ही 5 जो है वो छाया प्रति चाहिए, पृथक पृथक, जिन पर नंबरिंग नहीं है। नंबरिंग कैसे करनी है वो मैं आपको अभी आखिरी में बताऊंगी जब सारे डॉक्यूमेंट्स फिल हो जाएंगे। तो व्यक्तिगत विवरण हमारा ये ओरिजिनल सीट हो जाएगी। ओरिजिनल सीट जिस पे आपने खुद पेन से लिखा होगा तो वो आपकी ओरिजिनल सीट हो जाएगी। यहाँ पे फ़ोटो लगाएं, साइन करें, फिर इसकी आप 5 प्रतियाँ निकलवा लें। दैट मीन्स कि जब आप पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लें फिर इसकी आप 5 फोटोकॉपीज़ निकलवा लें। चलिए हम इसको शुरू करते हैं भरना। तो आवेदन क्रमांक जो है, सबसे पहले आपका जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था और जो आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था तो वो हमारा आवेदन क्रमांक हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो 2024 का मैंने फॉर्म भरा था उसका मेरा आवेदन क्रमांक था AP 2026-03-19-1557। ठीक है। अब आपका रोल नंबर आएगा यहाँ पे, पंजीयन क्रमांक या फिर रोल नंबर। तो रोल नंबर जो है वो अभी जो मेरा रोल नंबर है वो था 53-26-46। ठीक है। साक्षात्कार की तिथि अभी हमें पता नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। विज्ञापन क्रमांक जो है आपका 2024 का वो था 20/2024। किस दिनांक को आउट हुआ था नोटिफिकेशन? दिनांक 30/12/2024 को। ये अभी जिनको रिसेंटली भेजना है मैं उन्हीं के लिए ही भर रही हूँ। परीक्षा का नाम है आपका सहायक प्राध्यापक। मैं फिजिक्स की हूँ तो स्पेशली फिजिक्स का नाम ही लिखूँगी, भौतिक शास्त्र बाकी जो भी जिस विषय के हैं वो उस विषय का नाम लिखें। परीक्षा 2024। आवेदित पद का नाम, तो आवेदित पद का आपका नाम है सहायक प्राध्यापक। विषय लिख दें यहाँ पे भौतिक शास्त्र। विभाग का नाम क्या है आपके? तो हमारे यहाँ जो हम शिक्षा विभाग के हैं, ये जॉब शिक्षा विभाग की है, तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। क्लियर है इतना? सभी को क्लियर होगा। चलिए अब यहाँ पे हमें अपना विवरण स्टार्ट करना है भरना। तो आवेदक का नाम, जैसे मैं अपना नाम लिखूँ पहले हिंदी में, पूजा अहिरवार, फिर यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है पूजा अहिरवार। कोशिश करें कि फॉर्म जो है वो पूरा हिंदी में ही भरें, क्योंकि अभी जो एमपीपीएससी में जो लैंग्वेज प्रेफर की जाती है फ़िलहाल तो वो हिंदी में ही अच्छे से उनको कम्युनिकेट करते हैं। और सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करता है, आप इंग्लिश के हैं तो भी कोशिश करें कि हमारा जो फॉर्म हिंदी में भरें, क्योंकि इसमें हिंदी में पूछा है तो हिंदी में भरना ज़्यादा उचित होगा। पिता या पति का नाम भर दें। तो जो भी आपके
पिता का नाम है सपोज सुरेश अहिरवार समथिंग, है ना। तो ये ऑप्शनल है, आप पिता भरें पति भरें, मैंने किसी का भी भर दिया है एक का। हाई स्कूल में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वहाँ ये भरनी है। तो सपोज मैंने भर दी है 1/8/95, और इसको शब्दों में कैसे लिखना है, 1 अगस्त 1995। ओके, अब आपको बतानी है ये जो आयु बतानी है वो आपको बतानी है 1/1/2025 तक, 1/1/2025 तक। तो 1/1/2025 तक आप कितने वर्ष के हो जाएंगे 95 के हिसाब से, 25 वर्ष। 24 वर्ष आप होंगे, 24 वर्ष 4 माह, 24 वर्ष 4 माह 1/25, क्योंकि हम 1/1/25 तक भर रहे हैं, 4 माह 0 दिन। ठीक है। जन्म स्थान, आपका जन्म स्थान जैसे कि आप सागर के हैं, है ना। अगर जैसे आप सागर के हैं तो आप सागर के अंदर तहसील खुरई में हैं, बीना में है ना। जैसे बीना में है तो बीना भर दें, यहाँ पे बीना में है। जिला सागर आ जाएगा, राज्य मध्य प्रदेश। इसके बाद यदि आवेदक का निवास मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है, तो आप वर्ष भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब मैं 25 वर्ष से यहीं पर हूँ तो 25 वर्ष से मैं भर देती हूँ। 95 सॉरी, आप 30 वर्ष के हो गए, सॉरी 30 वर्ष के हो गए आप, है ना। तो 30 वर्ष से मैं क्या हूँ, यहीं पर हूँ। ठीक है, तो 30 वर्ष से यहीं रह रही हैं, या फिर आप लिख सकते हैं जन्म से आप यहीं रह रहे हैं। क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षक श्रेणी का सदस्य है, यदि हाँ तो अपने वर्ग की अंकित करें। सपोज हाँ, आप यहाँ लिख देंगे हाँ किस जाति के हैं, लिख दिया आपने अनुसूचित जाति। अनारक्षित हैं तो अनारक्षित हो जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जो क्रमांक होता है वो हमारा RS समथिंग से स्टार्ट होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि समथिंग 4 1 2 फिर स्लैश करके कुछ होता है, तो ये हमें जो है वो अपना पूरा नंबर लिखना है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे दिनांक, सपोज वो आपका जारी हुआ है 19/5/2010 में हुआ है या फिर 2015 में हुआ, तो वो आपको डेट लिखनी है। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो है डिजिटल बनवाए हैं अगर आपने रिसेंटली, तो 2020-19 के बाद से डिजिटल बनना शुरू हुए हैं, तो वो अच्छा ही है कि डिजिटल लगाएं। इसके बाद आपको क्या लिखना है, क्या प्रमाण पत्र विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा संलग्न है, हाँ तो वो अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आपका SC का जो है कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC जिसमें भी आपने अप्लाई किया उसका जो सर्टिफिकेट है वो सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। सेकंड पेज आप देखेंगे, वर्तमान डाक पता। तो वर्तमान में जैसे मैं सागर में रहती हूँ तो मैं लिख दूंगी पुलिस लाइन F ब्लॉक क्वार्टर सिविल लाइन सागर, कोशिश करें एक ही भाषा में लिखें। मैंने जैसे यहाँ हिंदी इंग्लिश कर दिया तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। शहर सागर, जिला सागर, राज्य मध्य प्रदेश, पिन कोड 470002। पिन कोड एकदम सही लिखे हमेशा। स्थायी पता, जैसे यूपी के लोग हैं बहुत सारे और जो MP में पढ़ते हैं या फिर बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, तो आप स्थायी पता अपने घर का ही दें, वो ही ज़्यादा बेटर होगा। तो आप स्थायी पता अपने घर का दें। जैसे कि मैं दमोह में रहती हूँ तो मैं लिख दूँगी LIC के पास HIG 5 दमोह मध्य प्रदेश। शहर दमोह, जिला दमोह, राज्य मध्य प्रदेश, पिन कोड 47661, ये दमोह का पिन कोड है।
मूल निवास स्थान जो है वो मेरा दमोही है, जिला जो है वो हमारा दमोह है। चलिए, आवेदक का आधार कार्ड, आधार कार्ड में जो 8 डिजिट नंबर होता है ना वो आपको भरना है बहुत अच्छे से, सावधानी से। सपोज भर देते हैं 428659607832, ये किसी का भी आधार कार्ड नंबर है। ईमेल आईडी भी आप कुछ ही भर दें, piahirwar546@gmail.com। मोबाइल नंबर जो आपका है, ये मैं कुछ भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं अपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती हूँ ऑनलाइन, तो आपको यहाँ अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी लिखनी है और मोबाइल नंबर भी ओरिजिनली लिखना है। ठीक है, 7892608156। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है इन्फॉर्मेशन, शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताओं का विवरण, प्रमाण पत्रों, अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। तो यहाँ आपको देखना हाई स्कूल जो है वो हमारी क्या है 10th, उसका क्या लिखना है, बोर्ड का नाम। तो हम जैसे हम एमपी बोर्ड वाले हैं, एमपी बोर्ड 10th 12th तो हमने इसी में करी है, एमपी बोर्ड में ही। वर्ष जो जिस वर्ष में भी आपने करी है, 2010 2012। दिनांक जो है उत्तीर्ण होने का दिनांक वो होता है जो हमारी मार्कशीट में लिखा रहता है ना, जिस दिन भी हमारी मार्कशीट जो है आपको हस्ताक्षरित होती है। मार्कशीट के नीचे आप देखेंगे 10th 12th की जो मार्कशीट होती हैं उनके नीचे यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है ना साइन करने वाली, वो नीचे एक डेट डालती है। तो सपोज जैसे आपने लिख दिया कि 29 मई 2010, यहाँ पे लिख दिया आपने 1 जून 2012। तो जिस भी डेट को आपका रिजल्ट आता है और जिस भी डेट को आपकी मार्कशीट निकलती है उस दिन की डेट आपकी मार्कशीट में पड़ी होती है, तो वो आपको लिखनी है। श्रेणी या फिर प्रतिशत, तो सपोज मेरे 90% आए थे, लिख दिए मैंने। इधर मेरे 89% आए थे, लिख दिए मैंने। परीक्षा के विषय, विषय जो हैं हमारे जो एमपी बोर्ड में हैं वो कुल 6 विषय होते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, संस्कृत एंड सोशल साइंस। तो मैंने सारे 6 सब्जेक्ट लिख दिए। 12th में आपके पास 5 होते हैं, जैसे आपने बायो लिया है या फिर आपने फिजिक्स लिया है, मैथ्स लिया है और आप आर्ट्स के हैं तो फिर भी 5 ही होते हैं 12th में। तो आप यहाँ लिख देंगे पहले तो हिंदी इंग्लिश कॉमन होता है एमपी बोर्ड में, हिंदी इंग्लिश। आप सीबीएसई बोर्ड के तो आप सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भरेंगे, हिंदी इंग्लिश। जैसे मेरा मैथ्स था तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मेरी 12th में सब्जेक्ट थी। शैक्षणिक संस्था का नाम आप अपने स्कूल के नाम लिख दें, तो ज्ञानोदय विद्यालय, ज्ञानोदय विद्यालय। पूरा एड्रेस लिखें, ये भी मेरा ज्ञानोदय विद्यालय, ठीक है। इसमें आपको यहाँ लिखना है कि संलग्न क्रमांक अभियुक्ति, आप चाहें तो यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखें। कौन सा रोल नंबर आपकी 10th का या 12th का, या तो फिर आपका जो मार्कशीट नंबर होता है, संलग्न क्रमांक जिसको बोलते हैं मार्कशीट नंबर, तो या तो वो लिखें, है ना। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही, आपकी 12th की मार्कशीट में जो भी आपका नंबर है आपको वो चढ़ाना है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं बीएससी पे। स्नातक, अब जब साइंस के हैं या फिर आर्ट्स के हैं तो आपने बीए किया है ऑब्लिक बीएससी किया है तो आपको वो लिखना है। यूनिवर्सिटी से किया है तो यूनिवर्सिटी का नाम DHS GSU पूरा, डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर। स्नातकोत्तर मैंने एमएससी किया है, सेम डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर, हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर। वर्ष 2015 में पूर्ण किया, इसको 2017 में किया। दिनांक आप अपनी मार्कशीट की चेक कर लें, इसमें भी आप अपनी मार्कशीट की चेक कर लें। इसके बाद आपके जो परसेंटेज हैं वो लिख दें, जैसे यहाँ 93% था मेरा, इसमें 82% था, तो ये आपका ऐसे परसेंट फिल कर दें। अब यहाँ मेरा PCM था, फुल फॉर्म में लिखें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यहाँ पर फिजिक्स था। यूनिवर्सिटी का नाम वही डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर, ओके। सेम वही आपकी मार्कशीट का भरना है नंबर, ओके, या फिर रोल नंबर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, सेम आपकी मार्कशीट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है।
थर्ड पेज पे आ जाते हैं। थर्ड पेज पे इन्होंने पूछा है कि अनवांछित आहारताएं। अनवांछित आहारताओं में आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पीजीडीसीए भर दिया था, मैंने पीजीडीसीए किया है और एक्स्ट्रा, तो मैंने पीजीडीसीए भर दिया था, वही 2017 के आसपास किया है। सेम आपकी संस्था का नाम क्या है, फिर आपके कितने सब्जेक्ट थे, तो कंप्यूटर साइंस से मैंने किया, कंप्यूटर साइंस होता है उसमें अपना मेन, है ना। कौन से उससे किया था, माखन लाल से किया था, तो माखन लाल का पूरा यूनिवर्सिटी का नाम भर दिया। फिर वही मार्कशीट नंबर, मार्कशीट नंबर। मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुने और ध्यान से ही अपना फॉर्म भरें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें अतिरिक्त महत्वपूर्ण आहारता है, तो आप यहाँ पे महत्वपूर्ण में आप क्या लिख दें, सेट लिख दें, नेट लिख दें, गेट। मैंने इन तीनों को लिखा था नेट्स में, क्योंकि मेरे तीनों हैं, सेट, गेट, नेट। तो सेट जो है वो हमारा MPPSC करवाता है, नेट जो है वो हमारा CSIR UGC करवाता है ना, UGC या फिर NTA तो हो गया, CSIR UGC जो भी आपका था, NTA ने कराया था उस टाइम का, तो NTA वाला भर दें, जो भी संस्था आपका करा रही थी उसका नाम भर दें। गेट जो है वो हमारा जैसे IIT रुड़की ने कराया, किसी टाइम गुवाहाटी ने कराया, तो जो भी ऑर्गेनाइज करा था उसका नाम भर दें। फिर वर्ष जैसे 2018 का मेरा ये क्वालिफाई है, ये भी 2018 में, और गेट तो मेरा 2018, 19 और 2022 3 बार क्वालिफाई है, तो आप लिख दें। फिर यहाँ पे आपके जो सेट में जो मार्क्स आए थे या फिर आपकी परसेंटेज बनी होगी, जैसे 56% बना होगा, 60% बना होगा, तो वो परसेंट भर दें। जैसे CSI नेट में 42% था मेरा एक टाइम पे, 42 पॉइंट समथिंग % था, तो वो मेरा भर दिया मैंने। नेट GRF भी हो सकता है किसी का, यहाँ मेरा भी था GRF। चलिए नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट, तो ये तो सब्जेक्ट फिजिक्स ही रहेगा, फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स रहेगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री के हैं या फिर आर्ट्स साइड वाले सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, जो भी हैं आपके सब्जेक्ट्स, वो आप अपने फिल करें यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी मतलब जो कराती है, तो ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे तो वही आएगा कि संस्था कौन कराती है, जिसने भी उस टाइम पे जो भी संस्था ने कराया है उस संस्था का नाम लिखना हमें, और यहाँ पे आपका मार्कशीट का नंबर, सेम मार्कशीट का नंबर। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है तो उसका विवरण यहाँ अंकित करें। जैसे कि अभी मैंने जब इंटरव्यू के लिए गई थी, तब मैं ऑलरेडी साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब में थी, तो मैंने यहाँ लिखा था कि हाँ साइंटिफिक ऑफिसर। और अभी भी अगर वर्तमान में जो भी फॉर्म भर रहे हैं और जो जिस जॉब में हैं, जैसे टीचर में हैं बहुत सारे लोग, और उनका सेट हो जाता है तो फिर वो परीक्षा में बैठते हैं, फिर जो किसी भी उसमें नहीं, किसी भी पद पे नहीं है, तो उनको ये ब्लैंक खाली छोड़ना है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख के डैश लगाना है। तो ये नॉट एप्लीकेबल उनके लिए आ जाएगा जो अभी कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं, और जो जिस जॉब में है, जैसे संस्था मेरा यहाँ पे FSL सागर, जो भी ज्वाइनिंग थी मेरी मैंने वो लिख दी थी। और फिर यहाँ पे क्या अनुभव, कितने वर्ष हो गए थे मुझे इंटरव्यू तक, मुझे 2 वर्ष होने वाले थे। शासकीय अर्धशासकीय, तो शासकीय है। यहाँ पे आप वो अनुभव भी लिख सकते हैं, जैसे कि टीचिंग का अनुभव, आपने पहले पढ़ाया है प्राइवेट कॉलेज में और अभी आप PhD स्कॉलर हैं, तो आप अपने टीचिंग का पुराना अनुभव यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। आप यहाँ पे अनुभव अपना शेयर करें, जो भी आपके वर्किंग एक्सपीरियंस वो आप यहाँ बता सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शन दे रखे हैं शासकीय, अर्धशासकीय या फिर अन्य, तो आप जो भी आपने किया आप बता सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय अथवा शासकीय पद पर हैं तो विवरण दें, है ना। तो वो आपको विवरण देना है कि किस पद पे हैं। टीचिंग का एक्सपीरियंस बताना था यहाँ पे ऊपर, और जिसमें आपका मतलब कि जो भी आपने टीचिंग की है वो बताना था, और जो भी आपको वर्क एक्सपीरियंस है वो बताना था। यहाँ पे अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो बताना है, शासकीय सेवक हैं तो वर्किंग एक्सपीरियंस तो हर जगह काउंट होगा। साइंटिफिक ऑफिसर बता दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ आप टीचिंग एक्सपीरियंस बता दें, यहाँ आप साइंटिफिक ऑफिसर का या फिर जिस जॉब में है वो बता दें आप। यहाँ टीचिंग एक्सपीरियंस मायने रखता है, और स्पेशली उनके लिए जो गेस्ट फैकल्टी है ना, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गेस्ट फैकल्टीज़ यहाँ भरें कि यहाँ लिखा भी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुभव प्रमाण पत्र में जारीकर्ता संस्थान का जावक क्रमांक जारी करने की तिथि एवं तालिका में अंकित समस्त जानकारी स्पष्ट उल्लेखित तथा जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर, पदमुद्रा तथा संलग्न का ईमेल ID व संपर्क नंबर आदि अंकित हो। तो यहाँ आपको उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। यहाँ आप किस जॉब में हैं उस जॉब का विवरण देना है। तो ये जो जॉब में नहीं है उनको, जो लोग जॉब में नहीं है उनको नॉट एप्लीकेबल कर देना है इस चीज़ को, ऐसे
प्लेन कट। फिर थर्ड जो आपका आता है यहाँ पे नंबर 22 में आपका है, यदि आप संस्थान विभाग में किसी पद पर मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर सेवारत हैं तो उसका विवरण दें। तो अगर आप गवर्नमेंट नहीं है, किसी और दूसरी सेवा में हैं और निरंतर सेवारत हैं तो आप उसका विवरण दे सकते हैं। ये तो मैक्सिमम मेरा खाली ही जाता है, क्योंकि ये तो ऐसा कोई काम अभी पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी से आप यहाँ पीएचडी कर रहे हैं तो आप पीएचडी दे सकते हैं कि हाँ मैं अभी पीएचडी होल्डर हूँ, तो पीएचडी होल्डर का नाम दे सकते हैं आप। लेकिन इसमें कोई वेतन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है, तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधा तथा, तो मैं तो नहीं चाहती, तो नहीं चाहते हम छूट। फिर क्या आप भारत के नागरिक हैं? हाँ। यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर क्या आप विवाहित हैं? हाँ, जैसे कि मैं विवाहित हूँ। यदि हाँ तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित संतान हैं? तो एक से अधिक तो नहीं है। यदि हाँ तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हैं? नहीं। क्या आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं? नहीं। जो आते हैं वो लिख देंगे। फिर ये सब नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? नहीं। तो ये सब नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। हाँ, किसी नियोजित खेलकूद में क्या आपने राज्य, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है? यदि हाँ तो विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न करें। जैसे कि मैं नॉर्मली यूनिवर्सिटी लेवल पे ही गई थी कबड्डी वगैरह खेलने के लिए, कबड्डी है ना, और वॉलीबॉल। तो इसके लिए आपको लिखना नहीं है, आपके पास जिसका सर्टिफिकेट है, क्या है, सर्टिफिकेट है अगर आपके पास उस चीज़ का, तभी आप लिखें, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। ठीक है। इसके बाद आता है इसके बाद अगर आप एनसीसी में हैं तो एनसीसी में हैं तो आप यहाँ पे हाँ लिखें, और अगर आपने पहले एनसीसी नहीं किया है तो इसको नहीं लिख दें। जैसे मैंने नहीं था, मेरा स्काउट गाइड था 9 से 12 तक, लेकिन एनसीसी नहीं था। क्या आपको कभी शासकीय तथा अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया है? नहीं। आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन में वंचित होने से विवरण? नहीं। क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के? नहीं। अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये भी नॉट एप्लीकेबल। हाँ, आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे कि अभिरुचियाँ, प्रकाशनों आदि की संबंध में देना चाहें, तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं? अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं और आपके रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया था यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड जो हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने 3, 4, 5 बुक्स हैं आपकी, बुक पब्लिश्ड हैं तो बुक पब्लिश्ड लिख सकते हैं, है ना। साथ ही इसमें आपको अभिरुचियाँ लिखनी है। अभिरुचियाँ में जैसे कि आपका रीडिंग करना चाहते हैं, आपको रीडिंग का शौक़ है, आपको सिंगिंग का शौक़ है, या आप वॉलीबॉल खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो अगर आप इनके बारे में कुछ लिख रहे हैं अपनी हॉबीज़ के बारे में तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि मेरे से फर्स्ट टाइम पे ये पूछा था, मैंने रीडिंग लिखा था तो उन्हें रीडिंग और राइटिंग लिखा था तो उन्हें बोला था कि आप लिखती हैं, मतलब कविताएं लिखती हैं क्या। तो जो भी आप लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि हाँ ये रुचि मुझ में है तो मैं कुछ बता पाऊँगी इसके बारे में या नहीं, उसी की बेसिस पे लिखें। चलिए, उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र, तो इसमें बस दिनांक लिखना है। जैसे आज की डेट में मैं भर रही हूँ तो 2011-2025 2/11/2025। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, चलिए मैंने कर दिए अपने हस्ताक्षर। स्थान सागर, उम्मीदवार का नाम पूजा अहिरवार, है ना। तो ये आपका हो गया व्यक्तिगत विवरण, और ये आपका बीज वचन पत्र है। तो आप देखिए, चौथा पेज ये था, चौथा पेज ये, पाँचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और ये पहला। व्यक्तिगत विवरण का जो सबसे इम्पोर्टेंट पृष्ठ होता है वो आपका जो इम्पोर्टेंट पृष्ठ है वो है आपका ये वाला पृष्ठ, जहाँ आपके परसेंटेज लिखे होते हैं, आपकी अहर्ताओं का पृष्ठ जहाँ आपके परसेंटेज लिखे होते हैं, आपकी ईयर वाइज लिखा होता है कि आपने किस वर्ष क्या किया है। जैसे 2010, 12, 15, 17 कंटिन्यूस चल रहा है, फिर उसके बाद मैंने गेट किया है 18 में, फिर 19 से मैंने क्या किया, पीएचडी ज्वाइन किया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्रम वाइज जो होती हैं, फिर वो सीधे उसी क्रम वाइज से वो क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन उठाना शुरू करते हैं। अच्छा, आपने इस वर्ष में ये किया है,
आपने कितने परसेंटेज आए हैं, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे बीएससी में, या फिर एमएससी में आपने क्या किया है, बीए में आपकी क्या स्पेशलाइजेशन क्या था आपका। तो ये प्रश्न बनते हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो फिर वो पूछेंगे कि आप वहाँ जॉब में क्या करते हैं, आपने वहाँ जॉब का सिनेरियो क्या है। तो ये जो है, ये 2 प्रश्न जो हैं व्यक्तिगत विवरण के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को आप बहुत ही जिम्मेदारी से और ईमानदारी से भरें। जितने आपको, जो आपने गेन किया है अभी तक, वो आप बहुत अच्छे से बताएं। ये विवरण हो जाता है। इसके बाद ये तो सारी हमारी इन्फॉर्मेशन है कि हम, और ये अभिरुचि वाला और प्रकाशन। अगर आपके पेपर पब्लिश हैं तो आपको टॉपिक का नाम पता होना चाहिए कि चलिए किसी एक पेपर का टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, आपके इस जर्नल का नाम, जिस भी जर्नल में आपने पब्लिश किए हैं उसका पब्लिशर पता होना चाहिए, और 1-2 पेपर्स के आपका जो टाइटल है उसका नाम पता होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है कि अच्छा बताइए का पेपर का टाइटल बताइए आपके। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत विवरण। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जमा करें, जमा करके भेजें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अभिवचन पत्र और उपस्थिति पत्रक और बाकी जो भी लेटर्स हैं वो कैसे फिल करने हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, साथ ही यहाँ पे आप लगा दें फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाएं, साइन करें। मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे आप साइन करें और डेट डाल दें। डेट ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें। वैसे डालें तो ज़्यादा बेटर है कि किस तारीख को आपने अपना फॉर्म भरा है और आप भेज रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।